अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोहम्मद अली मंजवानी आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोग को जो है वो चीज़ें बताना है जो मार्केट में चल रही हैं और जो टॉप की खबरें हैं वो आपको आपके साथ शेयर करना है, ताकि आप जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बाइंग सेलिंग पोजीशन अकॉर्डिंगली बना सकें। नाज़रीन, सबसे पहले FIPLIPI डेटा की बात कर लें। पास्ट वीक हमने देखा कि 2 ट्रेडिंग सेशन थे ईद की छुट्टियों के बाद। तो जुमेरात और जुम्मा क्या एक्टिविटी हुई है, तो FIPLIPI डेटा हमें बता रहा है कि सबसे बड़ी जो बाइंग हुई है वो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू हुई है, और किस चीज़ में हुई है वो भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। और सबसे बड़ा जो सेलर इसमें बन के आया है वो इंश्योरेंस कंपनी है, सेकंड नंबर में म्यूचुअल फंड है, और जो सेकंड नंबर पे बड़ा बायर है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो क्या पोजीशन बनी है, तो हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है वो बैंक्स सेल किए हैं, बैंक्स के शेयर सेल किए हैं मेजॉरिटी। और बैंक्स ने क्या किया है, बैंक्स ने जो परचेजिंग की है वो डेट मार्केट में परचेजिंग की है। म्यूचुअल फंड हम देख रहे हैं बहुत बड़ी सेलिंग थी, तो म्यूचुअल फंड ने जो है डेट मार्केट में सेलिंग की है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसने बैंक्स लिए हैं, बैंक्स के शेयर्स लेके गया है, और इंडिविजुअल्स भी जो है वो बैंक्स की अच्छी खासी क्वांटिटी के शेयर्स लेके गया है। इंडिविजुअल्स ने और क्या बाय किया है, तो उसमें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में इसने सेलिंग की है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स का वैल्यूएशन शेयर कर दूं, तो जो डे रेंज बनी है फ्राइडे की वो 1,18,718 है, और लो और जो हाई बना है 1,20,796। वीकली रेंज अगर हम देखें तो जो लो बना है 1,17,508 का, और जो हाई बना है वो 1,20,796। मंथली रेंज भी जो है वो इसी तरह की बनी है। 1,11,717 का लो बना है और 1,20,796 का हाई बना है। तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है, और मार्केट जो है अब जो साइडवेज है, साइडवेज से मूव हो रही है टुवर्ड्स अप ट्रेंड, जो 1,32,000 तक जा रहा है, जो हम आपको पास्ट रिकॉर्डिंग भी हमारी आप देखते जाएंगे, पास्ट वीडियो भी देखते जाएंगे, उसमें आपको टाइम आफ्टर टाइम चीज़ पता चल रही है कि किस तरह से इवॉल्व हो रहा है KC 100 इंडेक्स। जो पी रेशो चल रहा है वो अभी चल रहा है 7.81 का। एक्सपेक्टेड पी रेशो जो है वो 7.65 का है। जो टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल्स पर अगर हम देखें तो वंस अगेन वही साइडवेज फिलहाल दिखा रहा है, क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है वो 1,18,970 से नीचे की हुई है। तो मार्केट जो है उसका सपोर्ट है 1,11,308 का, और रेजिस्टेंस 1,18,970 का है। RSI जो है वो इस वक्त 65.54 का है, और मैकडी हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही बता रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे, इंट्राडे काम करेंगे, आपको जो है वो रिटर्न इसमें अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड वंस अगेन वही ही बन रहा है, और उसको मार्केट अचीव भी करी है, KC 100 इंडेक्स अचीव भी कर रहा है, उसके ऊपर भी ट्रेड हो रहा है, उस लेवल पर भी ट्रेड हो रहा है। तो जो है वो सपोर्ट है 1,19,216, और जो रेजिस्टेंस है वो 1,32,868 का है। ये ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर हम देखें तो 26 नवंबर से मार्केट चलना शुरू हुई है, और मार्केट जो है वो 24 दिसंबर तक मार्केट ने एक रैली बनाई, मार्केट ने एक अपना हाई बना लिया, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट स्लोली KC 100 इंडेक्स स्लोली नीचे आया। उसने अपने आप को 38% करेक्ट किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, और उसके बाद दोबारा जो है वो अपनी जर्नी को दोबारा जो है नए लेवल्स को टच करने के लिए निकल पड़ा है। तो अब जो हम देख रहे हैं कि इसको जो रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट से ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया है, तो उसमें छोटी मोटी करेक्शन आ रही है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी हद तक बेहतर है, बेहतरी की तरफ है। नाज़रीन, जो पास्ट वीक सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है कि गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन यानी इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक रुक गए हैं, थम गए हैं। 0.7 का इन्फ्लेशन है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन है, और परचेजिंग पावर उस हिसाब से नहीं है हमारी इकोनॉमी में। तो जो गैप बन रहा है, जो और इंटरनेशनल कमोडिटीज़ भी नीचे आ रही हैं, तो जो उसका गैप बन रहा है, तो उस वजह से गवर्नमेंट को एक लचक मिल गई थी। तो गवर्नमेंट ने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो टैरिफ है उसमें कमी वाकई की है, और उसको जो है कट किया है, कम किया है। तो इससे एक ब्रीदिंग स्पेस बन जाएगा, जो दीगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं उनमें एक ब्रीदिंग स्पेस बन जाएगा। और सबसे बड़ा जो उसको बेनिफिशियल होगा जिस इंडस्ट्री को, वो स्टील सेक्टर होगा, क्योंकि स्टील सेक्टर अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम से जो है वो दबाव का शिकार है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से स्टील सेक्टर जो है वो दबाव का शिकार है। आप लोग के साथ जो है वो स्टील सेक्टर के आदात शुमार शेयर कर दूं, तो जो चीज़ें स्टील सेक्टर को चैलेंजेस का सामना है, जो स्टील सेक्टर के पास जो है वो जो ब्लीड कर रहा है, वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि टैक्स पॉलिसी जो है वो यानी उसको सिंप्लीफाई करना है, और जो कि आगे जाके नज़र आ रहा है। इसकी थोड़ी बहुत बातचीत भी चल रही है कि आगे जाके जो है वो स्टील सेक्टर में थोड़ी बहुत रियायत मिलेंगी, और जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाइड किया जाएगा, स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, ताकि स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेनिफिट ले।
दूसरा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब जो स्टील सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रॉ मटेरियल दरकार होता है वो आयरन ओर होता है, और आयरन ओर जो है वो हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। आयरन ओर भी इंटरनेशनली अगर हम देखें तो उसमें भी गिरावट है, और 5 साल का लो जो बना था वो $80 पर टन का था, अब ये $102 पर टन पे आ चुका है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी नीचे आ रहा है। जैसे सीमेंट सेक्टर में हम देख रहे थे रिचर्ड बे कोल के जो प्राइस हैं वो नीचे आते जा रहे थे, कोल नीचे आते जा रहा था, इस तरह अब जो है आयरन ओर भी नीचे आता जा रहा है। जो सब्स्टिट्यूशन है लोकल आयरन ओर पे अगर काम करना शुरू करें तो उससे जो है स्टील सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंपोर्टेड आयरन ओर, इंपोर्टेड जो रॉ मटेरियल मंगा रहे होते हैं, स्क्रैप में जो मंगा रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है महंगा पड़ता है, लेकिन उसमें भी कमोडिटीज़ नीचे आ रही हैं तो उसका एक बेनिफिट हो रहा है। दूसरा जो मॉनेटरी साइकिल में थोड़ी बहुत ईज़ ऑफ आई है तो वो भी थोड़ा बहुत बेनिफिट दे रहा है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी कट है वो भी इसको बेनिफिट दे रहा है। तो आगे जाके जो चैलेंज ये है कि क्योंकि हमारे पास कोई स्टील मिल नहीं है, स्टील मिल भी है हमारे पास लॉस में चल रही है, तो स्टील मिल अगर होता है तो फिर हम जो है वो कंपेटिटिवनेस की तरफ जा सकते हैं और हम जो है आगे जाके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वो अभी आप समझिए कि दिल्ली काफ़ी ज़्यादा दूर है, हमारे पास इस तरह की कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम जो है वो इम्प्रूवमेंट लाए क्वालिटी में। स्टील सेक्टर के आप लोगों के साथ चंद आधा तो शुमार शेयर कर रहा हूँ। आगा स्टील का अगर हम देख लें तो तकरीबन ₹9 पे ट्रेड कर रहा है। इसकी जो EPS है वो ₹6 माइनस है, और जो ग्रोथ है 51% जो है माइनस ग्रोथ आ रही है इसकी। तो आगा स्टील में इतनी ज़्यादा फिलहाल गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। दूसरे नंबर पे आयशा स्टील है, वो भी ₹9.93 चल रहा है, इसकी ₹1.80 का लॉस है इसको। और जो ग्रोथ है उसमें अगर हम देखें तो नेगेटिव 2528% जो है वो ग्रोथ में इसको हिट हो रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो ये भी अभी जो नीचे जा रहा है। जो शेयर जो रिवाइव हो रहा है, जो कंपनी रिवाइव हो रही है वो है अमरीली स्टील। सर फहरिस्त अगर हम देखें तो अमरीली स्टील है, इस वक्त ₹23 का रेट चल रहा है, और इसकी जो अर्निंग है वो ₹6 माइनस आ रही है हाफ ईयर की। तकरीबन साल की अगर हम देखेंगे तो ₹13 की जो है वो अर्निंग माइनस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है। पिछले साल इसने अपना लोवेस्ट अर्निंग शो की थी जो कि ₹20 नेगेटिव था। तो अब जो है ₹20 नेगेटिव का लो बना के ये ₹12 नेगेटिव पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंप्रूव हो रहा है। और फिर इस हिसाब से जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो उस हिसाब से बन रही है कि जो रॉ मटेरियल है वो भी सस्ता हो रहा है, कमोडिटी प्राइस नीचे जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे जा रहे हैं, बिजली का जो टैरिफ है वो नीचे जा रहा है। तो ये इसको ब्रीदिंग स्पेस देगा, तो इसकी जो नंबर्स हैं आगे जाके इम्प्रूव होंगे। इस वजह से हमने देखा कि फ्राइडे को जो है अमरीली स्टील में एक अच्छी खासी रैली भी बनी, और अमरीली स्टील में अपर लॉक भी लगा। तो ये लग रहा है कि अमरीली स्टील जो है वो इस वक्त इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। 52 वीक्स हाई अगर हम देखें तो ₹29.99 का है, 52 वीक्स लो देखें तो ₹16.56 का है। दूसरी जो कंपनी है जो बेनिफिट हो रही है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है, वो है बीको स्टील। बीको स्टील चल रहा है ₹8.72 चल रहा है, और जो उसकी एक्सपेक्टेड पी है वो भी इम्प्रूव हो रही है, 3.11 की हो रही है। पूरा सेक्टर जो है वो नेगेटिव पी पे चल रहा है, वो नॉन एप्लीकेबल चल रहा है क्योंकि लॉस में है, लेकिन ये प्रॉफिट में आ चुका है। इसकी EPS ₹1.40 की है, और EPS में जो ग्रोथ नज़र आई है 478% की ग्रोथ नज़र आई है। तो इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। ₹10.35 का हाई बना है और ₹4.67 का लो बना है। CSAP चल चुका है, CSAP में एक अच्छी रैली बन चुकी है, तो CSAP भी जो है वो लग रहा है कि उस रैली को थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेगा, लेकिन जो रिटर्न मिल सकता है वो बीको में मिल सकता है और अमरीली स्टील में मिल सकता है। INIL वंस अगेन अभी हिट ले रहा है, INIL और ISL हिट ले रहे हैं, और इनके जो लॉसेस हैं, ग्रोथ है वो आप समझें कि लॉसेस में वो 100% बढ़ चुका है, और ISL का 70% बढ़ चुका है, तो वो थोड़े बहुत हिट ले रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इत्तेफाक स्टील है, इत्तेफाक स्टील में भी जो है वो रिकवरी का पैटर्न नज़र आ रहा है, और ये ₹7.83 चल रहा है, और इसकी जो EPS में ग्रोथ नज़र आ रही है वो 40.95% की आ रही है। तो ये भी जो है वो थोड़ा बहुत बेहतरी की तरफ जा सकता है। ₹12-13 की हमें ये रेट दिखा सकता है। इसने जो हाई बनाया है ₹10.03 का, और जो लो बनाया है ₹5.26 का। मुगल है, मुगल भी जो है थोड़ा बहुत रिकवरी के पैटर्न पे जा रहा है, लेकिन इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ISL है, INIL है और मुगल, इनको थोड़ा टाइम लगेगा। CSAP ऑलरेडी जो है वो रिटर्न दे चुका है, तो CSAP में तो ज़्यादा खतरे का रिटर्न नहीं है। तो जो कंपनियां हैं वो है अमरीली स्टील, बीको और दूसरा इत्तेफाक स्टील। अमरीली स्टील के आप लोग के साथ आदत शुमार शेयर कर दूँ तो इसके फंडामेंटल्स इस मुताबिक हैं। जो सेकंड क्वार्टर EPS है उसकी ₹6.31 माइनस है। इसको जो PE रेशो नेगेटिव में है, नॉन एप्लीकेबल दिखा रहा है। इसकी जो बुक वैल्यू चल रही है 31.94 की चल रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 34.94 की है। फेयर वैल्यू उसकी 52.96 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17% का है। मंथली RSI इसका 50 का चल रहा है।
मंथली जो सपोर्ट है वो 18 रुपये 99 पैसे का है, मंथली पिवट बन रहा है 24 रुपये 24 पैसे, और जो मंथली रेजिस्टेंस है 32 रुपये 48 पैसे। तो ये जो है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू और मंथली रेजिस्टेंस को जो है वो टच कर सकता है, 34-35 रुपये तक ये जा सकता है। 32 से लेकर 34 रुपये आप समझिए कि इस रैली में ये बना सकता है। फेयर वैल्यू फिलहाल ये जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों के साथ इसके टेक्निकल ग्राफ शेयर कर दूं तो जो ये रिट्रेस किया है, जो रैली बनी थी 26 नवंबर से लेके और जो 24 दिसंबर तक जो रैली बनी थी उसमें जो है इसने तकरीबन 29 रुपये तक का हाई बनाया था। इसके बाद जो है इसने अपने आप को करेक्ट किया, 61% करेक्ट किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से। अब जो है ये दोबारा पीक पकड़ रहा है, दोबारा रैली पकड़ रहा है और उसमें वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें जो ऑपरेटर है, प्लेयर है, वो एक्टिव हो चुका है। तो इसमें जो है हमें एक रैली नज़र आ रही है, तकरीबन ये 32 से लेकर 34 रुपये तक अमरीली स्टील जा सकता है। इंटरनेशनल कमोडिटीज़ अगर हम देखें तो WTI क्रूड ऑयल इस वक्त चल रहा है $61.99 पर बैरल चल रहा है, काफ़ी हद तक नीचे आ रहा है। ब्रेनेट भी जो है वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है, $65.58 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर जो है इसको मैंने ऐड किया है, तो आयरन ओर और कोल जो है, ये आयरन ओर जो है आपको स्टील के बारे में बता देगा, कोल जो है आपको सीमेंट के बारे में बता देगा कि इसकी जो रॉ मटेरियल है वो कितना सस्ता हो रहा है। तो आयरन ओर जो है $102.64 चल रहा है पर टन। तो ये भी जो है अगर $80 के करीब आ जाता है, जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइस नीचे आ रही है, तो स्टील सेक्टर जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। गोल्ड अगर हम देखें तो $3037 पर आउंस चल रहा है। रबड़ की अगर हम बात करें तो 181 सेंट पर केजी चल रहा है, रबड़ भी काफ़ी हद तक नीचे आया है। रिचर्ड वे कोल प्राइस ऑलरेडी $90 से नीचे चल रहा है, $88.50 पर टन चल रहा है। आप लोग के साथ जो है डिलीवर्ड फ्यूचर काउंटर के डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो हैवी बाइंग करी है वो दीवान फारूक मोटर में है, 17% फ्री फ्लोट का। दूसरे नंबर पर नेटसोल है 13.54% फ्री फ्लोट का। गेल तीसरे नंबर पर है 11.85 फ्री फ्लोट का। कॉसम 10.36 फ्री फ्लोट का। PIA 9.84 फ्री फ्लोट का। PRL चल रहा है 9.52 फ्री फ्लोट का। TRG चल रहा है 9.38 फ्री फ्लोट का। SSGC चल रहा है 8.88 फ्री फ्लोट का। ऑर्गेनिक मीट चल रहा है 8.48 फ्री फ्लोट का। GHNI चल रहा है 8.12 फ्री फ्लोट का। तो ये कंपनियां हैं जो फ्यूचर में जिनके आप समझे पोजीशन ज़्यादा है। दीवान फारूक मोटर काफ़ी हद तक ज़्यादा है, 20% से ऊपर जाना शुरू हो तो दीवान फारूक मोटर जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ ही करना चाहिए। आप लोग के साथ बैंक सेल का भी डेटा शेयर कर दूँ तो गेल जो है उसमें सबसे हैवी जो है वो शॉर्ट लगा हुआ है, फ्री फ्लोट का 1.55% शॉर्ट लगा हुआ है, बैंक सेल लगा हुआ है। GHNI दूसरे नंबर पर है, फ्री फ्लोट का 1.01% लगा हुआ है। सासगार्ड तीसरे नंबर पे है, 0.71 फ्री फ्लोट का परसेंटेज लगा हुआ है। एयर लिंक चौथे नंबर पर है, 0.59%। SSGC पाँचवें नंबर पर है, 0.53%। PIA छठे नंबर पर है, 0.50%। सातवें नंबर पर SYM है, 0.40%। सिटी फार्मा है 0.32%। ATRL है 0.30% और मैपल लीफ सीमेंट है 0.28%। तो ये ब्लैंक सेल लगे हुए हैं, ब्लैंक सेल की पोजीशन है। इसके बाद आप लोग के साथ MFS का डेटा शेयर कर दूं तो MFS के हिसाब से अगर हम देखें तो बनीस लिमिटेड जो है उसमें सबसे हैवी बाइंग करी हुई है, 12.52% खरी हुई है। CSAP दूसरे नंबर पर है 10.1%। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट जो है 9.88% है। दीवान फारूक मोटर 8.60% है। SS ऑयल मिल्स इसमें भी एक रैली बन रही है, ये फ्री फ्लोट का 7.76% है। गेल 7.68%। गरीबवाल सीमेंट 7.22%। इमेज 7.1%। ठट्टा सीमेंट 6.78% और TPL प्रॉपर्टीज़ चल रहा है 6.41%। नाज़रीन ये था पूरे मार्केट का डेटा। आप लोग के साथ MFS ब्लैंक सेल हर चीज़ डेटा शेयर किए। ब्लैंक सेल फिलहाल अवॉइड कीजिएगा, 1,32,000 1,28,000 के करीब जो मार्केट जाए उसके बाद आप ब्लैंक सेल करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले इस लेवल पर अगर आप ब्लैंक सेल करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आप जो है वो इसमें ब्लीड करेंगे। हर चीज़ का एक साइकिल होता है, मार्केट को पहले पीक जाने दें, वो अपना पीक डिटर्मिन कर ले कि कहाँ पर जो है ये पीक आउट हो रहा है। इसके बाद जो है आप उस साइकिल में फिर आप ब्लैंक सेल करेंगे, आइटम सेलेक्ट करके जो आइटम जिनमें जगह है और जो उस हिसाब से फंडामेंटली साउंड नहीं है तो उनमें आपको रिटर्न अच्छा बन जाएगा। अभी ये टाइम नहीं है कि आप जो है वो ब्लैंक सेल करें, कोशिश करें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ ही काम करें और जो है वो स्टॉक आइडेंटिफाई करें। अभी हमें स्टॉक आइडेंटिफाई करना होगा, आइटम वाइज जो है वो शेयर्स चलेंगे, वो शेयर्स वो स्क्रिप्ट जिनमें रिकवरी का पैटर्न बन रहा है, जिनको इकोनॉमिक कंडीशन सूट कर रही हैं और जिनमें आगे जाके जो है वो थोड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, उनको सेलेक्ट करेंगे तो आप जो है आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। जो पास्ट में जिन्होंने रैली बना ली है उनमें अगर फंडामेंटल कोई चीज़ नहीं बन रही है और उनमें जो है अगर आप देखें तो कोई डेवलपमेंट नहीं आ रही है तो उनमें कोशिश करें कि अवॉइड करें, उनको परचेज़ ना करें। मार्केट थ्रू आउट नहीं चलेगी, जैसे 2024 में चल रही थी, 2025 और 2026 काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होगा कमाने के लिहाज से और इसमें आप लीड ज़्यादा करेंगे
तो आपको कोशिश ये करना है कि पहले साइकिल को आइडेंटिफाई करना है, फिर स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, जो कि काफ़ी हद तक हम आपको बता रहे होते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जो है आप जो है उसमें पोजीशन बनाएँगे तो आपको रिटर्न अच्छा बन जाएगा। नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।